हेलो बच्चे, कैसे हो सर? होप कि सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं होंगे तो क्या ट्राई करना है, अच्छे से रहने की। सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इनिशिएटेड बाय स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन वेरी इजीएस्ट वे। और मैं सुनील गुप्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स। फिजिक्स में बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ टॉपिक चल रहा था जिसका नाम क्या था, गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एक्जेक्टली क्या था वो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बच्चे टोटल 5 टाइप के एप्लीकेशंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 5 मींस डेरिवेशंस देख चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। सबसे फर्स्ट वन था पॉइंट चार्ज, देन वायर था, इनफाइनाइट वायर था, देन थिन शीट था, देन थिक शीट था, देन कंडक्टर था, कोई भी इरेगुलर शेप का कंडक्टर था। अब आते हैं बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉस लॉ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है स्फीयर। किसके लिए बच्चा? स्फीयर। अरे गोला, गोला सबको पता हो। सो बच्चा हम आज का टॉपिक कहां से स्टार्ट करेंगे? स्फीयर से। किस पे? स्फीयर से। सो स्फीयर से स्टार्ट करेंगे तो ध्यान से सुनो। इस स्फीयर के लिए बच्चा 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है ना, अराइज होते हैं। इस स्फीयर के लिए कितने टाइप से अराइज हो सकते हैं? 4। कौन कौन सा चेक करो तो एक काम करो, थोड़ा सा ये हो रहा है तो स्फीयर को बीच में रख देता हूं। सो ये क्या हो गया अपना स्फीयर। स्फीयर को 4 पार्ट में मैं ब्रेक कर रहा हूं। कितने? 4 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं। सबसे पहले लेते हैं हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, सही है। दूसरा लेते हैं बच्चा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तीसरा जो लेते हैं, अभी नॉन कंडक्टिंग में जाते हैं। कंडक्टिंग में तो हो गया, एक हॉलो सॉलिड और दूसरा हॉलो स्फीयर और दूसरा सॉलिड स्फीयर। अब आते हैं नॉन कंडक्टिंग, मींस इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, तो बोलेंगे हॉलो नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग स्फीयर। इंसुलेटिंग स्फीयर, इंसुलेटर तो पता ही है ना पहले से। इंसुलेटर में चार्ज क्या होते हैं बच्चा? बाउंडेड होते हैं, चार्ज फ्री नहीं होते हैं। चार्ज फ्री किस में होते हैं? कंडक्टर में, ठीक है। सो हॉलो इंसुलेटिंग स्फीयर। एंड सबसे लास्ट जो होगा ये सॉलिड वाला वर्जन आएगा। सो सॉलिड इंसुलेटिंग, या इसी को नॉन कंडक्टिंग बोल सकते हैं। सो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। सो स्फीयर के कितने वर्जन हो गए बच्चा? 4। कौन कौन सा? हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो इंसुलेटिंग एंड सॉलिड इंसुलेटिंग, ठीक है। एक बार देख लेते हैं दिखता कैसे। ये हॉलो कंडक्टिंग मींस बच्चा अंदर से खाली है। अंदर से क्या है? खाली है। जैसे टेनिस बॉल, टेनिस बॉल जो होता है बच्चा अंदर से क्या होता है? खाली होता है, सही है। और जो क्रिकेट बॉल होता है, क्रिकेट में जो भी बॉल यूज करते होंगे वो एग्जैक्टली कैसा होता है बच्चा? वो फील्ड होता है अंदर से, तो क्या होता है? सॉलिड स्फीयर होता है। मतलब अंदर से फील्ड रहे तो सॉलिड, और अंदर से खोखला रहे तो क्या बोलेंगे? हॉलो, ठीक है। सो ध्यान से सुनो, ये बनाया एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। क्वेश्चन ये कि क्या अंदर में चार्ज है? आंसर नहीं, अंदर तो खोखला है। अंदर क्या है? खोखला है। तो चार्ज कहां पे होगा बच्चा? सरफेस पे। चार्ज कहां पे होगा? सरफेस पे। तो क्वेश्चन है इसके चार्ज के बारे में, आइदर क्यू गिवन होगा या चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सिग्मा। सिग्मा क्यों? क्योंकि चार्ज कहां पे बच्चा? सरफेस पे, ठीक है। सो आइदर क्यू रहेगा या सिग्मा रहेगा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब आते हैं सॉलिड कंडक्टिंग में। बच्चा कंडक्टर में लास्ट क्लास में भी बताया था कि कंडक्टर में कहीं पे भी चार्ज रख दो, कहां पे आ जाएगा चार्ज? सरफेस पे आ जाएगा। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 0। मैंने बताया था कंडक्टर का मैं अलग से लेक्चर ही लेने वाला हूं जिसमें बहुत सारी चीजें कंडक्टर के अबाउट देखेंगे। बट यहां पे ये याद रखना है कि ये सॉलिड ही है, अंदर मटेरियल है। देखो इसके ये जो अंदर है मटेरियल है, मतलब मटेरियल प्रेजेंट है, बट स्टिल अंदर में चार्ज रखोगे तो कहां पे आ जाएगा? सब सरफेस पे आ जाएगा। मतलब कहां पे आ जाएगा? सब सरफेस पे। इनसाइड चार्ज की वैल्यू क्या दिखेगी बच्चा? 0।
यहाँ पे भी अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इनसाइड चार्ज की वैल्यू 0 है, इसमें भी इनसाइड चार्ज की वैल्यू 0। सही है, मतलब टोटल चार्ज कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे। सो इसके चार्ज के अबाउट आइदर Q लिख सकते हैं या दूसरा क्या लिखना पड़ेगा, सिग्मा। सेम सिग्मा, क्यों, क्योंकि चार्ज कहां पे है, सरफेस पे। अगर चार्ज सरफेस पे है इसका मतलब 3D में रो यूज नहीं करेगा, हम सिग्मा ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिग्मा फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब आते हैं हॉलो इंसुलेटिंग, मतलब है इंसुलेटर बट हॉलो ही है, गोला ही, गोला मतलब स्फीयर है, स्फीयर ही, लेकिन अगेन हॉलो है। और मटेरियल कैसा है बच्चा, मटेरियल है इंसुलेटर, मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब जहां पे हम चार्ज रख देंगे वहीं पे चार्ज रहेगा, चार्ज ट्रेवल नहीं करेगा। तो क्वेश्चन है चार्ज कहां पे रख सकते हैं, अभी अंदर में तो चार्ज रख ही नहीं सकते, अंदर में तो खाली है, मतलब अभी भी इनसाइड चार्ज की वैल्यू क्या है बच्चा, 0 है। अभी भी इनसाइड चार्ज की वैल्यू क्या है, 0, मतलब जो भी चार्ज रखेंगे कहां पे रख पाएंगे, सरफेस पे। जो भी चार्ज रखना होगा कहां पे रख सकते हैं, सरफेस पे। इसका मतलब अभी भी इसके चार्ज के बारे में आइदर Q या क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्यों, क्योंकि सरफेस पे चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे उसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आते हैं सॉलिड इंसुलेटिंग। सॉलिड, जैसे सॉलिड बोलते हैं तो बच्चा इनसाइड मटेरियल होता है, ये लाइन ये इंडिकेट करता है कि इनसाइड मटेरियल है। तो सॉलिड इंसुलेटिंग मतलब क्या, इंसुलेटिंग मींस ऐसा कि जहां पे भी रख दे चार्ज वहां से भागेगा नहीं, हिले डुलेगा नहीं, मतलब वहां पे फिक्स चार्ज रहेगा। सही है, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो इसमें क्या करते हैं बच्चा कि जहां पे भी चार्ज रख दिया वहां पे चार्ज फिक्स हो जाएगा, कुछ भी हिलेगा डोलेगा नहीं। इसका मतलब सरफेस पे नहीं, पूरा इंटायर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इंटायर वॉल्यूम में चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इसीलिए यहां पे इसके चार्ज को Q या चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं, रो। रो इज फॉर 3D, सिग्मा फॉर 2D एंड लैम्डा फॉर 1D। मैंने चार्ज डेंसिटी सिखाया था, ठीक है। सो यहां पे चार्ज डेंसिटी रो लिखेंगे और बाकी सब में क्या है, सिग्मा। अभी ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां पूछा जाता है, देखो ये सेंटर इसका रेफरेंस रहेगा, एक इनसाइड पूछा जाता है, एक ऑन द सरफेस पूछ सकते हैं और एक आउटसाइड पूछा जाता है। मतलब कितने केस बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, 3। ध्यान से सुनो, सेंटर से एक पॉइंट, इस स्फीयर के सबके लिए स्फीयर के अंदर एक पॉइंट हो सकता है, एक ऑन द पॉइंट ऑन द सरफेस हो सकता है और एक आउटसाइड हो सकता है। तो टोटल सब में कितने केस हो जाएंगे, 3। सो 3 3 3 एंड 3, टोटल कितने हो गए, 12। बट एग्जैक्टली ध्यान से देखो तो पता ये चला कि इस तीनों केस में एक ही जैसा आंसर होगा। क्यों, ध्यान से देखो, है स्फीयर, तीनों क्या है, स्फीयर, और तीनों में चार्ज कहां पे है, सरफेस पे। मतलब इनसाइड चार्ज तीनों में क्या है, 0 है। इनसाइड चार्ज क्या है, 0 है। बाकी सरफेस पे सब में चार्ज Q या क्या है, सिग्मा है। और आउटसाइड के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो पूरा स्फीयर क्या हो जाएगा अंदर। मतलब ध्यान से देखिए तो इन तीनों केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो क्या होगा, सेम। सिर्फ इसके लिए अलग होगा, इस तीनों के लिए सेम होगा और इसके लिए क्या होगा, अलग होगा। ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, देखो जब हम केस लेंगे ना पहला, जब हम गॉस लॉ यूज करेंगे एप्लीकेशन में, तो आइदर हॉलो कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो या हॉलो इंसुलेटिंग हो, तीनों में से कोई भी केस हो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसको बच्चा ब्रैकेट में डाल देते हैं HC हॉलो कंडक्टिंग, इसको क्या डाल देते हैं बच्चा, SC सॉलिड कंडक्टिंग, और इसको क्या डालते हैं बच्चा, HI मतलब हॉलो इंसुलेटिंग। सही है। और ये तो SI मतलब क्या है, सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर है, सॉलिड इंसुलेटिंग। ठीक है। सो इस तीनों केस के लिए आंसर क्या आएगा, सेम, उसके लिए क्या होगा, अलग होगा। ठीक है। सो इसको कॉपी पेस्ट फटाफट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके या स्क्रीन को पॉज करके कर लेना। ठीक है, चलो फटाफट कॉपी पेस्ट कर लो। सो बच्चा अभी गॉस लॉ का कौन सा नंबर आ गया, सिक्स्थ डेरिवेशन है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, HC मतलब हॉलो कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो इंसुलेटिंग स्फीयर, ये तीनों में से कोई भी केस रहे आंसर क्या होगा, सेम। इस तीनों में से कोई भी केस रहे कैसा डायग्राम बनेगा,
तो चार्ज कहां पे रहेगा बच्चा? सरफेस पे। चार्ज कहां पे रहेगा? सरफेस पे। लेट इसका रेडियस कितना ले लिया मैंने? r ले लिया। इनसाइड चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? 0। आइदर इसके चार्ज के बारे में q गिवन रहेगा या क्या गिवन रहेगा? सिग्मा। मतलब आइदर q के फॉर्म में डील करेंगे, नहीं तो सिग्मा के फॉर्म में। ठीक है, अभी सबसे पहला केस ले लेते हैं बच्चों, केस 1 इनसाइड के लिए। इनसाइड के लिए मींस इनसाइड पॉइंट जब भी लेंगे तो क्या रहेगा कि जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो वो कैपिटल R से क्या है? छोटा है। मतलब सेंटर से जिस डिस्टेंस पे निकालना है, ये स्मॉल r है, जिस डिस्टेंस पे निकालना है वो कैपिटल R से क्या है? छोटा है। कैपिटल R से छोटा है, इसका मतलब क्या? तो देखो अलग अलग वापस से मैं बनाता हूं। अभी भी ये कुछ ऐसा है हमारे पास स्फीयर, इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। अभी हमें कितने डिस्टेंस पे निकालना है? स्मॉल r, एंड दैट स्मॉल r इज लेस देन व्हाट? कैपिटल R। तो यहां से स्मॉल डिस्टेंस r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या किया, इसको लेके हमने गॉसियन सरफेस बना दिया। तो स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस कैसे रहेगा? तो कॉमन सेंस है, स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस भी कैसा रहेगा बच्चा? स्फीयर रहेगा। मतलब ये हमारा क्या हो गया? गॉसियन सरफेस। जीएस मतलब क्या हो गया बच्चा? गॉसियन सरफेस। सही है। क्या यूज करेंगे? तो यूजिंग गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ क्या लिख सकते हैं बच्चा? सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यूबिन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब ध्यान से देखो, तो क्या यहाँ पे अंदर में, इस अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज है क्या? आंसर है चार्ज तो सब सरफेस पे है, और हमें इस गॉसियन सरफेस की क्या चाहिए? अंदर में चार्ज चाहिए। तो अंदर में क्यूबिन की वैल्यू क्या है? 0। अगर क्यूबिन की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्टली क्या लिख दिया मैंने? 0, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया तो इधर कुछ भी रहे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि क्यूबिन की वैल्यू क्या है? 0 है। मतलब चार्ज तो सब सरफेस पे, इनसाइड चार्ज की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है। अभी केस नंबर 2, केस नंबर 2 ऑन द सरफेस ले लिया। कहां पे ले लिया बच्चा? ऑन द सरफेस। सो ऑन द सरफेस पे क्या हो गया? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। सरफेस पे जैसे गए तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या ले लिया? कैपिटल R। ठीक है। तो वापस से देखा बच्चा, तो अभी भी चार्ज कहां पे? सरफेस पे। चार्ज कहां पे? सरफेस पे। सही है। अब इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस, तो ये जो स्मॉल r है ये इक्वल टू क्या है? कैपिटल R। ठीक है। अब क्वेश्चन है गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे? तो गॉसियन सरफेस बच्चा जस्ट इसके आउटसाइड से थोड़ा लेंगे। ठीक है। ये गॉसियन सरफेस हम नो डाउट ऑन द सरफेस निकाल रहे हैं, बट थोड़ा सा आउटसाइड इसलिए लेते हैं कि वो जितने भी चार्ज है वो सब अंदर में दिखें, अदरवाइज वो अंदर में दिखेंगे नहीं। इसीलिए जस्ट थोड़ा सा बाहर करके क्या बना दिया बच्चा? गॉसियन सरफेस। सो ये हो गया गॉसियन सरफेस जिसमें स्मॉल r इज अप्रॉक्स इक्वल टू क्या ले लिया है? कैपिटल R। ठीक है। सो फिर से देखो क्या लिखेंगे? यूजिंग गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, E डॉट dA इक्वल टू क्यूबिन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब देखो यहां से अगर चेक करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेक करोगे ना तो कैसे दिखेगा? कुछ ऐसे दिखेगा। मतलब सरफेस से क्या दिखेगा बच्चा? परपेंडिकुलर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दिखेगा। सही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर है, और ये पूरा एक ही सरफेस है। ये पूरा क्या है? स्फीयर का एक ही सरफेस है। कहीं पे भी चेक करोगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। क्या बोला? पता चला कि कंडक्टर की इनसाइड चार्ज की वैल्यू 0 रहती है, सभी चार्ज कहां पे रहता है? सरफेस पे। और जो भी फील्ड दिखता है, फील्ड का डायरेक्शन वो सरफेस से क्या दिखता है? परपेंडिकुलर। और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर। तो कहीं पे भी चेक करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एरिया वेक्टर भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एरिया वेक्टर भी उधर ही होगा। मतलब कहीं पे भी चेक करेंगे सरफेस एरिया एक ही है, इसीलिए एरिया एक ही बार दिखा है।
दोनों के बीच का एंगल कितना दिखेगा, 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चा, e cos थीटा यूज करते हैं। सो e इंटू a इंटू cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा, 0 इक्वल टू q इन। अब चेक करो अंदर में ये चार्ज जो है ना हमने q लिया है, मतलब इसके पास जो चार्ज है वो कितना लिया है, q। सो क्या हो जाएगा, q इन की वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, सो e इंटू एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर cos 0 1, तो q अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। सो e की वैल्यू क्या होगी बच्चा, सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई क्या हो गया, r स्क्वायर, सॉरी कैपिटल r। सो कैपिटल R स्क्वायर, या उसी को क्या लिख सकते हैं, उसी को लिख सकते हैं kq बाई r स्क्वायर। सो ध्यान से देखो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है बच्चा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया किसके लिए आया, पॉइंट चार्ज। इसका मतलब अगर हम स्फीयर के सरफेस पे चले जाते हैं, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम पूरे स्फीयर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज इन विच द चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड, इन विच द चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। मतलब हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि सेंटर पे चार्ज है Q और हमें कितने डिस्टेंस पे निकालना था बच्चे, जिस पॉइंट पे निकालना था वो डिस्टेंस कितना था, r। वो डिस्टेंस कितना था, r। सो डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाता है, kq बाई r स्क्वायर। सही है, सो ये पॉइंट आपको माइंड में बैठानी है कि अगर स्फीयर के सरफेस पे हम चार्ज निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो जस्ट लाइक कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज in which the charge is concentrated at its center, at its center। ठीक है, सो केस नंबर 2 हो गया। अब चेक किया यहाँ पे kq by r स्क्वायर, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चा, कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट। अब लेते हैं केस नंबर 3। कौन सा केस लेते हैं बच्चा, 3। सो केस नंबर 3 क्या करेंगे, चेक करो, आउटसाइड द सरफेस। कहां पे चेक कर रहे हैं, आउटसाइड। सो आउटसाइड में क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कैपिटल R। स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कैपिटल R। अब क्या करेंगे, तो अब ऐसा करेंगे बच्चा, देखो ये स्फीयर, चार्ज कहां पे है सब, सरफेस पे। चार्ज कहां पे, सरफेस पे, जिसका रेडियस है कैपिटल R। वी हैव टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r। ये स्मॉल r है बच्चा, सही है, व्हिच इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो क्या करेंगे, इसको लेके गॉसियन सरफेस बनाना है, तो गॉसियन सरफेस कॉमन सेंस, स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस क्या होने वाला है, स्फीयर। तो ये हो गया बच्चा गॉसियन सरफेस, ये क्या हो गया अपना गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब कहीं पे भी चेक करोगे तो इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे दिखेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस से क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखेगा तो एरिया वेक्टर भी कैसे दिखेगा, वैसे, मतलब सेम। कहीं पे भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम, एरिया वेक्टर का। तो दोनों के बीच का एंगल क्या दिखेगा, 0। तो लिखेंगे फिर से यूजिंग गॉस लॉ। कौन सा लॉ, गॉस लॉ। लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू व्हाट, q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, एक ही सरफेस एरिया है इसीलिए एक ही बार एरिया दिखा है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे बच्चा, E इंटू A, E इंटू A इंटू cos 0 इक्वल टू, अब देख बच्चा इसके अंदर चार्ज कितना है, तो q ही है। गॉसियन सरफेस तो बाहर चला गया, तो अंदर में चार्ज कितना दिखा, जो पहले से जो स्फीयर पे चार्ज था, और स्फीयर पे चार्ज कितना था, q। तो अभी भी क्या हो गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, cos 0 होता है 1, एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r क्यों, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस का एरिया देख रहे हैं, इसीलिए क्या लिया, स्मॉल r लिया। इक्वल टू क्या हो गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। सही है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल। तो आंसर है q कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, लेकिन स्मॉल r की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, वो तो कितना भी हो सकता है। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चा, r स्क्वायर। सही है, सो क्या पता चला, 3 केस है। 3 केस में इनसाइड के लिए चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या थी, 0। सरफेस के लिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, किसके इक्वल टू kq by r स्क्वायर। एंड आउटसाइड
के क्यू बाई आर स्क्वायर ही है। देखो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर ही है, लेकिन आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर है। मतलब स्मॉल आर क्या है, वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो ध्यान से फिर से देखा तो अगर पॉइंट, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के लिए काम का है, डेरिवेशन हो गया यहां तक, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस या उससे बाहर चला जाता है, जिस पॉइंट, मतलब सॉरी फिर से देखो, जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट अगर सरफेस या सरफेस से बाहर चला जाए, उसके लिए ये पूरा स्फीयर कैसे बिहेव करता है बच्चा, पॉइंट चार्ज के तरह, सच दैट द चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। मतलब स्फीयर के सरफेस या सरफेस से बाहर पॉइंट चला गया, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस टाइम वो स्फीयर कैसे ट्रीट होगा, पॉइंट चार्ज की तरह। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, kq by r square, such that the whole charges is assumed to be concentrated at the center of the sphere। चेक करो, kq by r square ये मतलब पूरा स्फीयर का चार्ज यहां पे ले लिया, डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, kq by r square, kq by r square। ठीक है, सो होप कि ये लिख लिए होगे। मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है मुझे, सो इसके लिए मैं बच्चा ये वाला स्फीयर वाला पॉइंट रब कर रहा हूं। ठीक है, सो इसको मैं रब किया और यहाँ पे ग्राफ देखना है बच्चा। क्या देखना है, ग्राफ। कैसे देखेंगे, देखो, सो यहाँ पे जब ग्राफ बनाएंगे तो ये जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। किसके वर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। सो ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, सो सेंटर पे आर की वैल्यू क्या है बच्चा, 0। बढ़ते 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 कहां तक पहुंचे, आर पे, और बाद में आर से वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। मतलब सेंटर से बढ़ते बढ़ते कहां तक गए, सरफेस पे, तो कैपिटल आर, बाद में उसकी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। सो ये ध्यान से देखो, 0 से लेके आर तक, मतलब आर से जब वैल्यू डिस्टेंस छोटी है तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब ये 0 कुछ ऐसे रहा। जैसे कैपिटल आर मतलब सरफेस पे पहुंचे तब उसकी वैल्यू क्या हो गई, kq by r square मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम, क्योंकि देखो इसमें तो 0 ही है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, के यहाँ पे देखो सब कुछ सेम है, kq क्या है, सेम, कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कहां पे है, यहीं पे। मतलब जैसे आर वाले डिस्टेंस पे पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई मैक्सिमम। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल आर से जब आगे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, कितने से, 1 by r square। सो ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। सही है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चा क्या है, 0। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। सही है, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r स्क्वायर। क्या है बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। पक्का समझ में आया, किसी को डाउट है, हाँ या ना, चेक करो फटाफट देखो। सो इसको फटाफट देख के और इसको कॉपी पेस्ट कर लो, डाउट होती है तो देखते हैं। सो बच्चा अभी नेक्स्ट नंबर 7, गॉस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर। अभी तक क्या था, 3 केसेस के लिए था, बाकी सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर है तो अलग है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर। सॉलिड इंसुलेटिंग मतलब कैसा, तो बच्चा है इंसुलेटर ही, लेकिन चार्ज कहां पे है, तो चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जहां पे चार्ज रख दिया होगा वहां पे वो फिक्स हो गया होगा, वहां से वो भाग नहीं सकता है। क्यों नहीं भाग सकता है, बिकॉज वो कंडक्टर नहीं है, वो क्या है, इंसुलेटर है। इसका मतलब चार्ज जहां पे भी रख देंगे वहां से भागेगा नहीं, और ये सॉलिड है, इसका मतलब कहां पे होगा, सब जगह होगा। ठीक है, तो इसके पास चार्ज Q ले सकते हैं या चार्ज डेंसिटी क्या ले सकते हैं, रो। चार्ज Q भी ले सकते हैं या चार्ज डेंसिटी क्या ले सकते हैं बच्चा, रो। ठीक है, पक्का। सो मैं रो के टर्म में यहां दिखाता हूं, Q के टर्म में भी दिखा सकते हैं, Q के टर्म में भी दिखा सकते। काम करो, Q के टर्म में ही दिखाता हूं, बाद में रो के टर्म में उसको लिख देंगे। ठीक है, तो चेक करो ध्यान से। सो एग्जैक्टली क्या है कि, एक सेकेंड रुको। So, what we have to find electric field due to solid insulating sphere। सबसे पहला केस लेते हैं, केस 1। केस 1 इनसाइड पॉइंट, कहां पे लेते हैं बच्चा, इनसाइड पॉइंट।
इनसाइड मतलब क्या है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब इसका जो भी रेडियस है बच्चा, रेडियस कैपिटल आर ले लिया है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या है, छोटा। ठीक है, तो चेक करो, ये अपना है स्फीयर, पूरे सब जगह चार्ज है। कहां पे चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r, जो कि कैपिटल आर से छोटा है। तो देखो अंदर में कोई पॉइंट ले लिए, अब क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, तो कॉमन सेंस है, गॉसियन सरफेस इसके लिए क्या होगा, तो स्फीयर होगा। तो ये बच्चा हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, ये जो स्फीयर बना ये हमारा क्या हो गया बच्चा, गॉसियन सरफेस। अब चेक करो, चार्ज तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में है, तो क्या अगर पूरे वॉल्यूम में चार्ज Q है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज अगर Q है, तो क्या अंदर में भी चार्ज Q होगा, आंसर है नहीं। तुम तो इतने ही वॉल्यूम में चेक कर रहे हो ना बच्चा, तो इस वॉल्यूम में चार्ज हम टोटल नहीं ले सकते हैं, तो इस वॉल्यूम का जो चार्ज है वो चार्ज हमने ले लिया Q डैश। इस वॉल्यूम में जो चार्ज है वो बच्चा क्या ले लिया हमने, Q डैश ले लिया। ठीक है, अब कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो है तो स्फीयर ही ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी होगा तो सरफेस से क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर ही दिखेगा। सरफेस से परपेंडिकुलर जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, एरिया वेक्टर भी सरफेस से क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। सो अगेन एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, एक ही सरफेस एरिया दिखेगा। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग गॉस लॉ, कौन सा लॉ, गॉस लॉ। क्या लिख सकते हैं बच्चा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू क्यूविन अपॉन क्या लिख सकते हैं बच्चा, एप्सिलॉन नॉट, क्यूविन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को लिख सकते हैं E into A, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0, cos 0 इक्वल टू क्यूविन की वैल्यू क्या है बच्चा, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब अंदर में जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या ले लिया है, Q डैश, क्या ले लिया, Q डैश। ठीक है, सो ध्यान से देखो Q डैश को कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें पता था बच्चा S रो इक्वल टू था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्या था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो चार्ज को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो इनटू वी, रो इनटू वी। बट हमें क्या निकालना है बच्चा, Q डैश, तो यहाँ पे V के जगह क्या लिखना पड़ेगा, V डैश। जिसका चार्ज निकालोगे वॉल्यूम भी किसका लोगे, उसी का लोगे। सो Q डैश की वैल्यू क्या ले सकते हैं बच्चा, रो इनटू V डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। Q डैश की वैल्यू रो के टर्म में देखेंगे तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब दिखेगा। ठीक है, अभी इसी को दूसरे फॉर्म में भी लेते हैं, बहुत सारे लोग ध्यान से देखना। अगर ये डेंसिटी नहीं होता तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, अगर पूरी की पूरी डेंसिटी अगर तुमको फाइंड करनी है तो कैसे लिखोगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। सो टोटल चार्ज कितना है इस पे, Q। देखो ये एक फॉर्म हो गया, यहां तक मैं दूसरे फॉर्म में सिखा रहा हूं। टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या दिखेगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और इनटू इसका ऑलरेडी वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। सो 4/3 पाई कैंसल, सो Q डैश इक्वल टू Q इनटू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। सही है, सो Q डैश की वैल्यू हम ये भी ले सकते हैं और Q डैश की वैल्यू ये भी ले सकते हैं। ये अगर लेंगे तो आंसर चार्ज के फॉर्म में आएगा, और ये लेंगे तो बच्चा चार्ज जो आंसर आएगा रो के फॉर्म में आएगा, मतलब डेंसिटी के फॉर्म में आएगा। कैसे निकाला पता चला, डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी Q डैश निकालना, इसीलिए उसका वॉल्यूम क्या ले लिया है, V डैश ले लिया। क्या वॉल्यूम ले लिया है, V डैश। ठीक है, सो चेक करो, E इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चा, तो इसका स्क्वायर ही है ना, तो क्या लिखेंगे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, कितना 1। अभी Q डैश की वैल्यू क्या है बच्चा, सो Q डैश की वैल्यू ये मैं ले रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, सो रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। चेक करो, सो 4 पाई से 4 पाई कैंसल, r स्क्वायर से 2r स्क्वायर भी कैंसल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चा, सो रो इंटू r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। रो इंटू r अपॉन क्या लिखेंगे, अच्छा एप्सिलॉन नॉट छूट गया था लिखना बच्चा, सो रो इंटू r अपॉन क्या लिख दिया, 3 एप्सिलॉन नॉट। रो कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो क्या दिखा, r। याद करो, इससे पहले वाला जो केस था, इससे पहले वाला जो केस था, उस केस में क्या था, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, इसको ऑफ कर दो।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है बच्चा, स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा, स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि बाकी सब क्या था, कांस्टेंट था, बाकी सब क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। सो ध्यान से ये याद रखना है बच्चा कि हॉलो जब रहता है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। अगर हॉलो नहीं है, सॉलिड है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिखता है बच्चा, आर। क्या दिखता है, आर। अगर q डैश की वैल्यू बच्चा ये लिया होता, क्या लिया होता ये, तो उस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, तो उस टाइम में होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और ये ऊपर में होता q इंटू r। क्या होता, q इंटू r। तुम चेक कर सकते हो बच्चा, रो की वैल्यू डाल देना, q अपॉन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या q डैश की वैल्यू यहाँ पे जो हमने लिया है ना ये वाला, वो q डैश की वैल्यू ये रखोगे तो उस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी। अभी भी चेक करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है, r। अभी भी चेक करो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिखा, r। सो डेंसिटी के फॉर्म में रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, या इसके फॉर्म में k, ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k है, k क्यूब बाई r क्यूब, और इनटू क्या है, स्मॉल r, इनटू स्मॉल r। मतलब इस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया r, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और जैसे आगे जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे सरफेस पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब देखो जब सेकेंड केस निकालेंगे तो बच्चा ये जब ये रब नहीं किया, क्यों, क्योंकि देखो पहला केस और ये सेम ही होने वाला है। क्यों, क्योंकि अभी जो चार्ज है वो सरफेस पे नहीं है, चार्ज कहां पे बच्चा, इनसाइड में। चार्ज कहां पे, पूरे हर एक वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह वॉल्यूम में क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही है। अब जैसे गॉसियन सरफेस लिया, सरफेस के लिए जैसे गॉसियन सरफेस लिया तो क्या फर्क पड़ता है, गॉसियन सरफेस लिया तो सभी चार्ज किधर आ गया, अंदर, और जैसे चार्ज पूरा अंदर आ गया तो आइदर क्यू लो, आइदर क्यू लो, या चार्ज डेंसिटी क्या ले सकते हैं, रो ले सकते हैं, सही है। तो आंसर क्या आएगा, हमने क्यू ही लिया, इसके अंदर चार्ज कितना आ गया, सरफेस के अंदर, तो चार्ज कितना आ गया, क्यू ही है भाई। सो अगर चार्ज क्यू ही है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम, चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, सरफेस पे देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, kq by r²। अगेन ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, अगेन ये पूरा स्क्वायर कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह, सच दैट द होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ठीक है, पक्का। सो ये अगेन ये वाला जो केस होगा सरफेस वाला, या सरफेस से बाहर वाला, सरफेस से बाहर वाला भी जो पॉइंट है वो भी आंसर क्या आएगा, सेम, क्योंकि भाई चार्ज तो सब अंदर ही है ना, चेक करो, चार्ज सारे के सारे किधर है, अंदर है, लेकिन चार्ज है कितना, क्यू ही है, अभी भी चार्ज कितना है, तो आंसर है क्यू ही है चार्ज, ठीक है। सो अगर चार्ज क्यू ही है तो अभी भी सरफेस के अंदर चार्ज क्यू ही लिखा, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, तो अभी भी आंसर क्या आएगा, वही आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, वही आएगा। हाँ, इसमें एक चीज है कि अगर तुमको क्यू के फॉर्म में नहीं, अगर तुमको डेंसिटी के फॉर्म में चाहिए, किसके फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में, तो डेंसिटी के फॉर्म में सिंपल है, उसके लिए तुम कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, क्या, तो अपना रो जो आएगा, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे चेक करो, जैसे तुम बढ़ते बढ़ते सरफेस पे गए तो स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल टू हो जाएगी, कैपिटल आर। तो जैसे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रो के टर्म में, जैसे यहाँ पे बढ़ते बढ़ते आज सरफेस पे आए तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर, तो रो इनटू कैपिटल आर अपन क्या लिख सकते हैं, 3 एप्सिलॉन नॉट। या तुम डेंसिटी के फॉर्म में अगर ब्रेक भी करना है तो रो का वैल्यू तो तुमको पता ही है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको ब्रेक करोगे तो ये फॉर्म दिखेगा। सो जनरली जो कॉम्पिटिटिव में जनरली क्वेश्चंस आते हैं वो इसके फॉर्म में होते हैं, और बोर्ड वाले तो जनरली इसी फॉर्म में तुमको करके छोड़ देना है, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सरफेस के बाहर कितना आएगा, सेम kq by r², कितना आएगा बच्चा, सो kq by r² ही आएगा, सो kq by r² आएगा, तो कोई बात नहीं, r क्या है, स्मॉल r है, क्या है, स्मॉल r है। तो चेक करो, फिर से तीनों केस के लिए देखा, इनसाइड, ऑन साइड एंड आउटसाइड। इनसाइड के लिए वैल्यू एक अलग आई पहले वाले से, यहाँ पे k इंटू क्यू इंटू स्मॉल r अपॉन r क्यू आया,
बाकी दोनों केस में क्या आया सेम, के क्यू बाई आर स्क्वायर सरफेस पे, एंड आउटसाइड क्या आ गया, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, सो हॉलो हो, ये वाला केस सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर हो, सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर हो, या बाकी के पहले तीन केसेस हो, सरफेस पे या आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी सेम, सिर्फ इनसाइड उसकी वैल्यू क्या आएगी अलग आएगी। सिर्फ इनसाइड जो है ये वैल्यू अलग अलग आएगी, जैसे हॉलो रहा तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और हॉलो नहीं रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। बाकी के दो केस क्या रहेंगे बच्चा, सो बाकी के दो केस सेम ही रहेंगे। पक्का पता चला, पक्का पता चला। सो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ठीक है, सो इसको रख करके बच्चा मैं ग्राफ बनाता हूं एक बार। सो इसका ग्राफ भी उसी के जैसा है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है चेक करो। सो वी हैव टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस आर। ये आर बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट में आ जाएगा सरफेस पे, तो कैपिटल आर हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू और बढ़ेगी। तो चेक करो, आर से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस आर डिस्टेंस से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे जाता है बच्चा, स्ट्रेट लाइन। जैसे आर डिस्टेंस पे पहुंचा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई बच्चा, मैक्सिमम। मैंने बताया था ना कि यार सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। कितनी, सो आइदर kq बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं या रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे उसके बाहर गया तो उस टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो क्या हो गया, आर स्क्वायर। इसका मतलब ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, सो यहाँ e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, और यहाँ पे e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या है, r स्क्वायर। ठीक है, सो ये जो डेरिवेशन बच्चा दो जो था, एक हॉलो के लिए और एक सॉलिड के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो इसको कॉपी पेस्ट करो। और इसके बाद जो दो डेरिवेशन है बच्चा, ये दो डेरिवेशन है वो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सिलेंडर वाला टॉपिक हमारे बोर्ड में नहीं है, बट स्टिल मैं करा दे रहा हूं बिकॉज वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। ठीक है, लिखो। सो बचा है गॉस लॉ का सबसे लास्ट एप्लीकेशन हम सिलेंडर के लिए देखेंगे, जिसमें सिलेंडर मैं पहले ही बता दिया कि हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। सिलेंडर बच्चा बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल एक बार करा दे देता हूं। जिसको जरूरत नहीं है उसको छोड़ देना, क्योंकि ये इस लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक है क्या है, सिलेंडर। ठीक है, नीट और बोर्ड इसके हिसाब से जेडबलई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक बार देखना। सिलेंडर भी बच्चा कितने टाइप का हो सकता है, तो आंसर है 4 टाइप का हो सकता है। कैसे, तो सिलेंडर सबसे पहले क्या हो सकता है बच्चा, तो हॉलो कंडक्टिंग हो सकता है। अगर हॉलो कंडक्टिंग रहेगा तो फिर से सभी का सभी चार्ज कहां पे दिखेगा बच्चा, सरफेस पे। इनसाइड चार्ज की वैल्यू क्या दिखेगी, जीरो, क्योंकि हॉलो है, अंदर से क्या है, खाली है। अगर सॉलिड रहा तो आंसर है सॉलिड भी रहा तो भी क्या फर्क पड़ता है, अगर सॉलिड भी रहा तब भी इनसाइड चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि कंडक्टर है। क्या है बच्चा, कंडक्टर है, तो चार्ज डेंसिटी क्या लिख सकते हैं, क्यू या सिग्मा। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, क्यू और सिग्मा। यहाँ पे हॉलो इंसुलेटिंग है, तो इंसुलेटिंग है मतलब वैसे भी हॉलो है, तो चार्ज कहां पे होगा, सब सरफेस पे होगा, तो चार्ज क्यू ले सकते हैं, या चार्ज डेंसिटी क्या ले सकते हैं बच्चा, सिग्मा ले सकते हैं। मतलब अभी भी चार्ज इनसाइड की वैल्यू क्या दिखेगी, जीरो। लास्ट वाला क्या ले लेते हैं, सॉलिड इंसुलेटिंग सिलेंडर। इंसुलेटिंग का मतलब क्या है कि जहां पे चार्ज रखोगे वही रहेगा, और सॉलिड है तो इसका मतलब देखो हर जगह पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा। सही है, मतलब इनसाइड चार्ज की वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसके लिए चार्ज की वैल्यू आइदर क्यू लिखेंगे या चार्ज डेंसिटी क्या रहेगा, रो। स्फीयर के जैसा ही है, बस शेप अलग है। वहां स्फेरिकल मतलब गोला था, और यहाँ पे सिलेंडर है। ठीक है, सो इनसाइड तीनों केस में जीरो, बाकी इनसाइड इसमें जीरो, चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो नहीं होगा। पक्का पता चला। सो एग्जैक्टली ये इसमें भी 4 केस है, इन तीनों के लिए सेम होगा और उसके लिए क्या होगा, अलग होगा। तो पहले मैं इन तीनों के लिए करा देता हूं, फिर उसके लिए देखते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लो। सो बच्चा एप्लीकेशन नंबर 8, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो इंसुलेटिंग सिलेंडर। ठीक है, कैसा दिखेगा बच्चा, तो बहुत सिंपल, कुछ ऐसा दिखेगा। ये सिलेंडर है, हॉलो रहे या कुछ भी रहे, चार्ज पे कंडक्टर है, चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पे। या हॉलो इंसुलेटिंग सिलेंडर रहेगा तब भी चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पे। ये ले लेते हैं बच्चा उसका एक्सिस,
ये क्या ले लेते हैं उसका एक्सिस, और इसका रेडियस कितना ले लेते हैं बच्चा, कैपिटल आर। सही है। अभी ध्यान से सुनना, ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है ये बच्चा इनफाइनाइट सिलेंडर है, ध्यान रखना है। ये जो सिलेंडर है वो कैसा बना है, इनफाइनाइट सिलेंडर। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल है जब वो कैसा रहे, इनफाइनाइट रहे, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, हर जगह सरफेस पे कांस्टेंट दिखेगी। ठीक है, मतलब ऊपर से भी अनंत है, इसके ऊपर भी दिखेंगे तो इंफिनिटी दिखेगा, और इसके नीचे भी जाएंगे तब भी इंफिनिटी दिखेगा, और ऊपर जाएंगे तब भी क्या दिखेगा बच्चा, इंफिनिटी ही दिखेगा। सो याद रखना है, ये जो भी हम करेंगे इनफाइनाइट सिलेंडर के लिए होगा। ठीक है, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट सिलेंडर। ठीक है, अभी सॉलिड में इनफाइनाइट स्फीयर नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए नॉर्मल स्फीयर ही यूज किया है। तो सबसे पहला केस इनसाइड एंड उसके बाद आउटसाइड। सो फर्स्ट केस नंबर 1, केस नंबर 1 कहां पे देखते हैं बच्चा, इनसाइड। इनसाइड देखेंगे तो स्मॉल आर इज लेस देन क्या होगा बच्चा, कैपिटल आर। मतलब इससे एक्सेस से जितने डिस्टेंस पे जाएंगे वो कैपिटल आर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्या रहेगा, छोटा। तो हम यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे गए, दैट स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो पॉइंट अंदर ही आ गया। अब क्वेश्चन ये कि गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट पे निकालना है। गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, तो ये है कि अगर ये स्फीयर रहता है, स्फीयर रहता है तो गॉसियन सरफेस कैसा लेते हैं, स्फीयर। और ये तो कॉमन सेंस है, सिलेंडर है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस भी कैसा लेंगे बच्चा, तो सिलेंडर ही लेंगे। गॉसियन सरफेस कितना लेंगे बच्चा, तो सिलेंडर ही जाएगा। सो ये हो गया, देखो उसका गॉसियन सरफेस। ये क्या हो गया बच्चा, गॉसियन सरफेस। दिख रहा है, उस गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, तो क्या देखेंगे, यूजिंग गॉस लॉ। कौन सा लॉ, गॉस लॉ। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चा, क्यूबिन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चेक करो, ये अगर ये हॉलो सिलेंडर है या सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है, चार्ज कहां पे है, सरफेस पे। चार्ज की वैल्यू आइदर बच्चा क्यू गिवन रहेगी या सिग्मा गिवन रहेगी। मतलब ये सरफेस पे चार्ज है ना, तो आइदर चार्ज डेंसिटी सिग्मा रहेगा, चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, क्यू। क्या रहेगी, क्यू। ठीक है, सो इनसाइड चार्ज की वैल्यू क्या है, 0। चार्ज तो सब सरफेस पे, चार्ज कहां है, सिलेंडर के सरफेस पे। अंदर चार्ज ढूंढ रहे हो तुम, तो अंदर चार्ज क्यूबिन की वैल्यू कितनी है, 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, 0। मतलब ये सब ये cos थीटा लिखोगे ठीक है भाई, लेकिन क्यूबिन की वैल्यू 0 है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। पक्का पता चला। अब केस 2 डायरेक्ट आउटसाइड देखते हैं बच्चा, सरफेस पे नहीं देखते हैं, मैं रिलेट कर दूंगा। ठीक है, सरफेस का कैसे निकाल सकते हैं, आउटसाइड निकालते हैं। आउटसाइड में क्या है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन क्या दिखेगा बच्चा, कैपिटल आर। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो फिर से बनाया, क्या बनाया, एक सिलेंडर। कैसा है बच्चा, इनफाइनाइट है, मतलब ऊपर से भी इनफाइनाइट है और नीचे से भी क्या है, इनफाइनाइट है। सही है, ये रहा इसका एक्सिस, ये क्या रहा बच्चा, इसका एक्सिस। इसका रेडियस है कैपिटल आर। कितना रेडियस है, कैपिटल आर। ठीक है, we have to find electric field at a distance r which is greater than capital R। मतलब किधर आ गया, बाहर आ गया। चार्ज कहां पे बच्चा, सरफेस पे। चार्ज कहां पे है, सरफेस पे। इसको लेके जब गॉसियन सरफेस बनाओगे तो सिलेंडर है तो गॉसियन सरफेस भी कैसा दिखेगा बच्चा, सो गॉसियन सरफेस भी कैसा दिखेगा, सिलेंडर। सही है, सो सिलेंडर कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये क्या दिख रहा है बच्चा, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। क्या हो गया, गॉसियन सरफेस, सिलेंडर। पहले से ये था, डॉटेड लाइन जो मैं बनाया हूं वो क्या दिख रहा है बच्चा, गॉसियन सरफेस। किसके लिए, आउटसाइड द पॉइंट के लिए। सो यहां से कितने डिस्टेंस पे है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, एंड इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चेक कर, ये सिलेंडर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा, बाहर। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा, बाहर। ये सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर। हमने गॉसियन सरफेस भी क्या लिया है, सिलेंडर लिया। ध्यान से देखो, गॉसियन सरफेस भी क्या है, सिलेंडर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है।
और कितने एरिया दिखेंगे, तो एरिया वेक्टर 3 आएंगे, 2 फ्लैट वाला, एक फ्लैट वाला ये, एक फ्लैट वाला ये और एक कर्व वाला। सो फ्लैट वाले के लिए एरिया वेक्टर एक ऊपर और एक नीचे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। मतलब कहीं पे भी देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या दिखेंगे, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस इधर है और फ्लैट वाले के लिए एरिया वेक्टर ऊपर एंड नीचे। तो इसके लिए cos 90 से वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो बचा क्या, कर्व सरफेस वाला, सिर्फ क्या बचा, कर्व सरफेस वाला। सो कर्व सरफेस में देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर हो रही है तो एरिया वेक्टर की का डायरेक्शन भी क्या होगा, उधर ही होगा। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना दिखेगा, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इधर है तो एरिया वेक्टर भी उधर ही होगा ना, सरफेस से क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर। सो क्या लिखेंगे, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू व्हाट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चेक करो यहाँ पे, सो E इनटू एरिया टोटल कितना है बच्चा, एक ही सरफेस एरिया, देखो कर्व वाला एक ही है, फ्लैट वाले के लिए तो दिखाया ही नहीं, क्यों, क्योंकि फ्लैट वाले के लिए cos 90 हो रहा था ना, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है, सो एरिया, सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा, तो लेंथ इनफाइनाइट L ले लेते हैं और रेडियस कितना है इसका, स्मॉल r, तो कितना हो जाएगा 2 पाई r इनटू L इनटू cos 0 इक्वल टू, अंदर में चार्ज कितना था, चार्ज q था, तो चार्ज q रहने दिया, तो q अपॉन क्या हो गया बच्चा, एप्सिलॉन नॉट। सो cos 0 1, सो E की वैल्यू क्या हो गई, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू L, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू L, q अपॉन L चार्ज पर यूनिट लेंथ, याद है सिग्मा लैम्डा लिखते थे, तो लैम्डा अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसी को 2k लैम्डा बाय r भी लिख सकते हैं, k के फॉर्म में करेंगे तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये जो वैल्यू आई किसके लिए आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर आउटसाइड, इनसाइड 0 एंड आउटसाइड क्या है, ये वैल्यू है। तो चेक करो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो क्या दिख रहा है बच्चा, r, लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बचा क्या है, स्मॉल r, वही तो वेरी कर रहा है। इसमें भी देखो q कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है जो दिया जाएगा, सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, स्मॉल r। तो स्मॉल r जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चा, कम होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। ठीक है, सो इसके लिए ग्राफ बना सकते हैं, E वर्सेस R। सो ये ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ले लिया R, सो मैक्सिमम कितना जा सकता है, सरफेस पे, सरफेस से आगे भी जा सकता है। तो चेक करो, R से जब कम है, कैपिटल R से डिस्टेंस कम है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है, इसका मतलब कैसे जाएगा, ऐसे। सरफेस पे देखना होगा, तो सरफेस पे इस स्मॉल r की वैल्यू क्या है बच्चा, कैपिटल R, सरफेस पे स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R, तो डाल दो यहाँ पे, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R रख दोगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, r। मतलब जैसे कैपिटल R पे पहुंचे सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, एंड दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r या 2k लैम्डा बाई 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लैम्डा लिख दो और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r। मतलब स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R, कहां पे, सरफेस पे। हम आउटसाइड जैसे देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, 1 बाई r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा, ये डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो क्या है बच्चा, स्मॉल r। ठीक है, सो दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू these 3 cases, solid conducting, hollow conducting, solid conducting और hollow insulating cylinder। ठीक है, चलो इसको कॉपी पेस्ट करो। सो बच्चा डेरिवेशन नंबर 9, इट इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अगेन रिपीट करता हूं, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, बाकी कॉम्पिटिटिव के हिसाब से आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इंसुलेटिंग सिलेंडर, कौन सा, सॉलिड इंसुलेटिंग सिलेंडर, अगेन इनफाइनाइट, याद रखना है, वो जो सिलेंडर रहेगा कैसा रहेगा बच्चा, इनफाइनाइट। ठीक है, सो ये सिलेंडर बना है, इनफाइनाइट है, कैसा है बच्चा, इनफाइनाइट है। सो ये एक सिलेंडर ले लिया जो इनफाइनाइट है, ये उसका एक्सिस ले लिया,
क्या ले लिया बच्चा, उसका एक्सिस ले लिया। कितना इसका रेडियस है, तो इसका रेडियस ले लिया कैपिटल आर। ठीक है, सॉलिड इंसुलेटिंग है ना, तो जहां पे भी बच्चा चार्ज रखोगे वहां पे चार्ज क्या रहेगा, फिक्स, रुक जाएगा, वहीं पे चुपचाप बैठे रहेगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है, चार्ज मूव नहीं कर सकता, चार्ज मूव नहीं कर सकता है। केस 1 कहां पे देखेंगे बच्चा, इनसाइड। कहां पे देखेंगे, इनसाइड। इनसाइड मींस स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो क्या करेंगे, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे गए, अगेन गॉसियन सरफेस याद करो, सो गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिलेंडर ही होगा। सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है, तो सिलेंडर ही होता है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा, गॉसियन सरफेस। थोड़ा सा डायग्राम के लिए भावनाओं को समझना, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, सो ये हो गया अपना गॉसियन सरफेस, जीएस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चार्ज, देखो पूरे सरफेस पे, मतलब पूरे वॉल्यूम में चार्ज आइदर क्यू गिवन रहेगा या रो गिवन रहेगा, चार्ज डेंसिटी रो के फॉर्म में। 3D में है ना, पूरा चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो आइदर क्यू गिवन रहेगा या रो गिवन रहेगा। ठीक है, अगर पूरे वॉल्यूम में, कैपिटल आर के वॉल्यूम में अगर चार्ज क्यू है, तो क्या अंदर वाले में भी क्यू होगा, आंसर है नहीं। इस अंदर वाले में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू चार्ज की कम होगी, कुछ कम वैल्यू होगी, कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो इसके अंदर जो चार्ज है उसका नाम ले लेते हैं बच्चा, नाम क्यू डैश। क्या ले लिया नाम बच्चा मैंने, क्यू डैश। ठीक है, अब यूजिंग गॉस लॉ, क्या यूज किया बच्चा, गॉस लॉ। सो यूजिंग गॉस लॉ क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू क्यूबिन अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। चेक करो कितना एरिया दिखेगा यहाँ पे, 3, 2 फ्लैट, एक नीचे एक ऊपर और एक ये सरफेस। तो यहाँ पे भी दिख रहा है ये एरिया फ्लैट और एक क्या है, सरफेस। ठीक है, मतलब कर्व्ड एरिया है। तो चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो ऐसे ही इधर इधर निकलेगा, तो इन दोनों के लिए क्या होगा, 0। फ्लैट एंड के लिए एरिया वेक्टर ऊपर, इस फ्लैट एंड के लिए एरिया वेक्टर नीचे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर है, नहीं तो इधर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। किसके लिए, ये दो फ्लैट सरफेस के लिए। बट कर्व के लिए कितना होगा एंगल, तो कर्व के लिए 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री। एक ही सरफेस है तो एक ही बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E इंटू ए इंटू कॉस 0 इक्वल टू क्यूबिन। क्यूबिन की वैल्यू क्यू डैश अपॉन क्या ले लिया, एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना हो जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया, सो 2 पाई आर एल, सो 2 पाई आर, और उसका लेंथ जो है इनफाइनाइट सिलेंडर, उसका लेंथ कितना ले लिया, एल cos 0 1। अब आते हैं बच्चा क्यू डैश पे। किस पे, क्यू डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो क्यू डैश इक्वल टू 3D में है ना, तो 3D में मतलब रो यूज कर रहे हैं, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो क्यू इक्वल टू हो जाएगा रो इनटू वी। अगर क्यू डैश लिख रहे हैं तो रो इनटू वी डैश, सो क्यू डैश इक्वल टू क्या हो गया, रो वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच जो है हाइट कितना है, एल के बराबर है। सो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, रो इनटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, चेक करो। सो रो इनटू आर अपॉन, नीचे में क्या बचेगा, सो नीचे में बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, रो इनटू आर अपॉन क्या लिखा बच्चा, 2 एप्सिलॉन नॉट। रो कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, अब देखना है केस 2 आउटसाइड। केस 2 किसके लिए ले लेते हैं बच्चा, आउटसाइड के लिए। सही है, सो आउटसाइड में कोई बात नहीं है, ये अपना सिलेंडर है बच्चा, देखो ये क्या है, अपना सिलेंडर है इनफाइनाइट। सही है, ऊपर से भी इनफाइनाइट है और नीचे से भी क्या है, इनफाइनाइट है। ये क्या है, अपना एक्सिस वाला पॉइंट है, ये एक्सिस हो गया अपना। इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। पूरे वॉल्यूम में चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें जिस पॉइंट पे निकालना है वो बाहर हो गया, तो कोई बात नहीं, उसको लेके गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो गॉसियन सरफेस कैसा दिखेगा, सिलेंडर के लिए सिलेंडर ही दिखेगा। तो ये हो गया बच्चा हमारा गॉसियन सरफेस।
डॉटेड से जो दिखाया है वो क्या दिख रहा है हमारा, गॉसियन सरफेस। सो ये हो गया अपना गॉसियन सरफेस, सही है। सो क्या लिखेंगे बच्चा, यूजिंग गॉस लॉ, कौन सा लॉ, गॉस लॉ। सो यूजिंग गॉस लॉ वी कैन राइट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू व्हाट, क्यूबिन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चेक करो अगेन, कितने एरिया आएंगे, 3, 2 फ्लैट वाला, ये फ्लैट वाला, ये 2 क्या आएगा, फ्लैट एंड वाला आएगा। तो फ्लैट एंड के लिए क्या हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकल रहा है, ये सिलेंडर से ऐसे निकल रहा है, तो ऊपर एरिया वेक्टर ऊपर, इसके लिए एरिया वेक्टर नीचे, अगेन एंगल कितना, 90 डिग्री। सो एक ही बचेगा कर्व सरफेस के लिए, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 दिखेगा। सो ये cos 0 इक्वल टू चार्ज इनसाइड कितना है बच्चा, तो चार्ज इनसाइड Q भी है, टोटल चार्ज, चार्ज इनसाइड कितना है, Q है। सो Q अपॉन क्या कर दिया, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड E इनटू एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई स्मॉल r इनटू L cos 0 1। सो Q अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर से क्या आई, वही आई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL या लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चेक करो, हम जब हॉलो के लिए कर रहे थे, हॉलो सिलेंडर के लिए, तो आउटसाइड लिए थे तो वैल्यू क्या आई थी, सेम आई थी। तो आउटसाइड के लिए तो सेम ही आएगा, क्यों, क्योंकि चार्ज अंदर है या सरफेस पे रहे, जब पॉइंट बाहर आ गया तो गॉसियन सरफेस के अंदर वो पूरी चीजें आ गई, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या रहने वाला है, सेम। हाँ, इसी में अगर तुम चाहते तो रो के फॉर्म में आंसर अलग हो सकता था, रो के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि चार्ज Q की वैल्यू, किसकी वैल्यू, Q की वैल्यू, इसी का दूसरा फॉर्म, या ये काम करो, यही पे करो। सो रो की वैल्यू क्या होती है बच्चा हमारा, सो चार्ज की वैल्यू, रो इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो चार्ज इक्वल टू रो इनटू v, एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर l। कितना हो जाएगा, पाई, रेडियस कितना है उसका, r स्क्वायर है, तो इसी को रख दो। तो E की वैल्यू Q के जगह क्या लिख सकते हैं, रो इनटू पाई r स्क्वायर l अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, LL कैंसल, पाई पाई कैंसल, सो क्या हो गया, रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r। इसी का ये दूसरा फॉर्मेट है, इसी का ये दूसरा फॉर्मेट है। मैं चार्ज के फॉर्म में इसलिए लिया क्योंकि मैं पिछले वाले डेरिवेशन से इक्वेट कर पाऊं कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब चेक करो, सब तो कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो क्या दिख रहा है r, यहां पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो क्या दिख रहा है r। सरफेस पे कैसे निकालते, तो सरफेस में स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाती, कैपिटल R। स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होता तो क्या होता, रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी रख देते, स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाती, कैपिटल R, तब भी क्या हो जाता, रो कैपिटल R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो क्या पता चला कि सेंटर पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि r की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरे एक्सिस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जैसे जैसे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी, सरफेस पे जाएगा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और जब उससे बाहर जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज। तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा बच्चा, सो E वर्सेस R, फिर से ग्राफ बनाते हैं, ये 0 ये कैपिटल R। तो चेक करो, R से जब पहले पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे सरफेस पे पहुंचे उसकी वैल्यू क्या हो गई है, मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम कितना है बच्चा, सो रो इनटू r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो इनटू यहां पे कैपिटल R रख दो, 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, मतलब यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो वैसे ही ग्राफ आ रहा है जैसे स्फीयर में आया था, स्फीयर में आया था, बट दोनों में डिफरेंस पता चला। सो एग्जैक्टली सिलेंडर में भी 4 केसेज है, पहले 3 के लिए सेम और बाकी के लिए अलग। उसमें भी अगर पॉइंट बाहर चला गया तो हॉलो रहे या सॉलिड रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सॉलिड इंसुलेटिंग रहेगा तो चार्ज अंदर होता है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है बच्चा, पक्का। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गॉस लॉ के सारे एप्लीकेशन कंप्लीट हो गए। लास्ट के 2 जो थे 8 और 9 ये हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थे, ठीक है, बाकी सब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी था। हाँ, एक और नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइट शीट था, जो नॉन कंडक्टिंग शीट देखे थे ना, जो थिक वाला था, थिन वाला हमारे सिलेबस में था एंड थिक वाला नहीं था। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। चलो, थैंक यू।